जो इसकी मुझे लगता है कि दार्शनिक पृष्ठभूमि है कि जाति क्या है, और सर अभी जो बातचीत रख रहे थे उसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं, मैं उससे आगे की कुछ बातचीत रखता हूँ। जाति मतलब इस पे तो बहस हो सकती है कि अंग्रेज़ों के आने के पहले क्या था, इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या था, समाज कैसे बंटा हुआ था, और मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद वहाँ बुद्ध की क्या भूमिका थी, उसके बाद भक्ति मूवमेंट में कास्ट किस तरह से हमारे सामने आता है। मैं लिटरेचर का विद्यार्थी हूँ इसलिए उसका एक रेफरेंस ले रहा हूँ। कबीर के यहाँ कैसे आता है, रैदास के यहाँ आता है, और फिर एक लंबी परंपरा दक्षिण भारत में बसवन्ना, नारायण गुरु तमाम लोगों की रही है, और वो अंग्रेज़ों के आने के पहले तक एक लंबी बहस जाति और वर्ण पर, दोनों पर हो चुकी है। निश्चित रूप से दोनों दो चीज़ें हैं। फिलहाल जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि ठीक बात है कि अंग्रेज़ों ने जातियों को क्यों गिना या क्यों ऑफिशियली गिनना शुरू किया। जनगणना अपने आप में एक आधुनिक प्रक्रिया है, इसके पहले ऐसे गिनती बहुत नहीं होती थी। 1872 में शुरू किया, प्रोसेस किया, 81 से शुरू कर दिया गिनना, और लगभग 1931 तक वो प्रॉपर होता रहा। 1941 में जनगणना तो हुई, ये गिनतियां भी कुछ कुछ हुई, लेकिन वो द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था, उसके आंकड़े नहीं है हमारे पास, तो हम लोग ये कहते हैं कि 1931 आखिरी दौर था जब ये गिनती होती थी। तो अब वो गिनती किसकी होती थी, मतलब दो चीज़ें मैं एक जोड़ रहा हूँ। जो 2011 की जनगणना, जो जिसका जिक्र अभी पूर्व के वक्ता कर रहे थे कि सामाजिक आर्थिक सर्वे करके गिना गया, और उसके आंकड़े जब रिलीज़ नहीं किए गए तो उसके पीछे जो वजह बताई गई, उनमें एक बड़ी वजह यही थी कि लाखों जातियां हैं, हम कैसे बताएं कि वो जातियां कौन सी हैं। मतलब एक घालमेल किया गया, वही जो हिस्टोरिकल चला आ रहा था, वर्णा सिस्टम और कास्ट सिस्टम दोनों का, कौन सी जाति क्या है। और महात्मा फुले ने तो बाकायदे उसको लिखा है, वहाँ एक डिबेट भी है कि क्षत्रिय कौन है, इसको लेकर के एक डिबेट है। लेकिन शूद्र, अतिशूद्र या तमाम वो जातियां जो पेशे से जुड़ी हुई थी, उससे आप एक आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि हाँ ये वो जातियां हैं। तो उस पूरी बहस को यहां लाके जोड़ा कि लाखों जातियां हैं, जबकि वो एक झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप एक जाति के भीतर तो कई उपजातियां होती हैं, आप सबको अलग अलग जाति मान लेंगे तो इसका मतलब कि आप दरअसल इसको बरगलाना चाहते हैं। उसका एक पूरा प्रोसेस है। एक बात तो ये एक झूठ बोला गया जो उस समय से चला आ रहा था, जब कास्ट सेंसस हो रहा था, वहां ये डिबेट नहीं थी। अब सेंसस का इस्तेमाल एक देश में क्या होता है, यहां से हम लोग बातचीत करें और उसको कास्ट सेंसस से जोड़ दें। मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका इस चीज को समझने का यही है। आप एक राष्ट्र, जो कि मॉडर्न नेशन का जो कॉन्सेप्ट है जिसका जिक्र सर कर रहे थे, वहीं से बस एक इसको जोड़ रहा हूं कि 1947 में जब आप चाह रहे थे कि अब एक नया भारत बनाएंगे, और उसके सामने कितने तरह के विचार थे कि वो नया भारत कैसे बनेगा, उसमें एक विचार ये ऊपर करके सामने आता है कि हम जाति विहीन समाज बनाएंगे, एक ऐसा देश बनाएंगे जिसमें जातियां नहीं होंगी। और इसके तर्क के आधार पर पटेल ने बाकायदे इसे रिजेक्ट किया कि हम अब जनगणना में जातियों की गिनती नहीं करेंगे। तो बाकी की गिनती क्यों होती थी? क्योंकि आप जो नया भारत बनाने जा रहे थे, उस भारत को समझने के लिए आपको सेंसस की जरूरत थी। इसलिए बाकायदे आपने 1948 में एक अधिनियम बनाया, एक पूरा उसका एक खाका बनाया कि एक सेंसस कमिश्नर होगा, केंद्र सरकार के अंदर में कैसे कैसे काम करेगा, कौन लोग होंगे, ऊपर से लेकर के नीचे गांव में घर के दरवाजे पर जो डेटा कलेक्ट करेगा वो कौन होगा। इसका पूरा प्रॉपर प्रोविजन दिया ताकि नए बनने वाले देश को ये पता चले कि आपके देश में बुनियादी हकीकत क्या है जिसे आपको नया भारत बनाना है। तो इसलिए आप सेंसस तो कर रहे थे, लेकिन कास्ट सेंसस को इस
तर्क की वजह से आपने वहीं से छोड़ दिया कि आप जातियां नहीं गिनेंगे तो जो जाति विहीन भारत हम बनाना चाह रहे हैं वो हम बना लेंगे। मूल तर्क यही था। गृह मंत्री हुआ करते थे उस समय, और ये पूरी डिबेट हुई और उसके बाद कास्ट सेंसस नहीं हुआ। अब दूसरी बात इसमें जोड़ी जाए कि सेंसस का इस्तेमाल कैसे करते हैं आप जनगणना करके आप केवल जन की गणना नहीं कर रहे होते हैं, केवल आदमी नहीं गिनते हैं आप, आदमी या औरत दोनों मिला लीजिए, या ट्रांसजेंडर जो भी है, थर्ड जेंडर है, लोगों की गिनती नहीं है ये। जनगणना का मतलब होता है उन जितने कॉलम हैं, और सर ने ये बात बोली है कि उसमें तो वो भी कॉलम होता है जिसका इस्तेमाल कोई और कर रहा है और कर रहा था, आज भी कर रहा है बूथ लेवल पर। वो इशारा बड़ा दिलचस्प रहा आपका। तो वो जो गिनती होती है वो केवल एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल की नहीं है, उसके जितने भी आइडेंटिटीज हैं उन सबको आप गिन रहे हैं। आप धर्म गिन रहे हैं, आप उसकी भाषा गिन रहे हैं, आप उसके क्षेत्र को गिन रहे हैं कि वो किस इलाके का है, यानी एक इलाके में किस किस पहचान के कितने लोग हैं। यानी जब हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या आइडेंटिटी का डिस्कोर्स कहते हैं तो वो केवल कास्ट का डिस्कोर्स या जेंडर का डिस्कोर्स नहीं है, वो सब आइडेंटिटीज हैं जिनको आप ऑलरेडी गिन रहे होते हैं। तो आपने जो तर्क दिया कि हम जाति विहीन समाज बनाना चाह रहे थे इसलिए जाति नहीं गिर रहे, तो क्या आप धर्म विहीन समाज नहीं बनाना चाह रहे थे? आप धर्म गिन रहे हैं। भाषा के नाम पर वो दौर भी वही था 1951 से 56 तक आइए, जब भाषा के नाम पर कितना इस देश में संघर्ष चल रहा था, राज्य बन रहे थे, सब कुछ हो रहा था, उसी वक्त वो भाषाएं गिन रहे थे। फिर बिना भाषा का जो आपसी संघर्ष था उसे आपने क्यों नहीं छोड़ दिया? तो ये तर्क ही कितना उथला तर्क है। किसी को नहीं गिनेंगे तो क्या उसके नाम पर होने वाला भेदभाव खत्म हो जाएगा? ये एक बहुत हास्यास्पद सा तर्क है। दिलचस्प ये कि 7 दशक बाद भी हम उस तर्क को कैरी ऑन कर रहे हैं, वो भी खासकर एक आइडेंटिटी पर, केवल एक आइडेंटिटी पर, बाकी पर नहीं कर रहे। बाकी तो वो उनके लिए फेवर में होता है तो वो उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि आपने पॉलिसी कैसे बनाई। आपको नया भारत जो बनाना था, एक संविधान लागू होने के बाद आपने ये भरोसा दिया था आम जनता को कि हम जो नया भारत बनाएंगे उसमें डिस्क्रिमिनेशन हम कम करेंगे। आर्थिक गैर बराबरी है तो उसे दूर करने के लिए हम तमाम पॉलिसीज बनाएंगे जिससे जिसके पास धन संपत्ति जमीनें नहीं हैं उन तक वो चीज पहुंचाएं। आजादी का जो पूरा जंगे आजादी का ख्वाब था, उस ख्वाब में ये भरा गया था लोगों के मन में कि जब ये साम्राज्यवादी ताकतें चली जाएंगी, जनता के लिए जनता पर शासन होगा, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था इसको हम खत्म कर देंगे। तो इस पे डिबेट हो सकती है कि आपने उसको कितना खत्म किया और कौन कौन उससे पैदा हुआ, क्या क्या आर्थिक आधार पर हुआ। मगर अगर आपको आर्थिक आधार पर गैर बराबरी को दूर करना था, दूसरा एक भूगोल को एक राष्ट्र बनाना था, मसलन नॉर्थ ईस्ट को अलग से पहचानना था कि वहां क्या क्या दिक्कतें हैं, वहां जरूरत किस बात की है, साउथ को अलग पहचानना था, अलग अलग भूगोल को पहचानना था, पहाड़ को आप अलग ढंग से ट्रीट करते हैं, रेगिस्तान को अलग और मैदानी इलाकों को अलग, ये करते हैं आप अपनी पॉलिसी में, ताकि वो जो एक ज्योग्राफी है उसे हम एक राष्ट्र बना सकें। तो राष्ट्र क्या उस भूगोल के बीच रहने वाले लोग मात्र थे? सबसे बेसिक डिस्क्रिमिनेशन का टूल क्या था, आपने उसे क्यों छोड़ दिया? मसलन 2 एग्जाम्पल लेता हूं, शिक्षा और रोजगार का। जिस देश में ट्रेडिशन रहा है कि किसको शिक्षा मिलेगी, यह आपके धर्म की किताबों में लिखा हुआ है और आपके सोशल प्रैक्टिस में था कि आप बाकायदे इस बात के लिए अलर्ट थे कि इनको शिक्षा गलती से मिल न जाए। अंगूठा काटना और मार देना ये सब अगर ठीक है, मिथक हैं, तो उन मिथकों को तो आपके रिलीजियस टेक्स्ट में है, यानी बाकायदे कंट्रोल है ये कि कैसे हम पूरा राज करेंगे, इसके लिए कंट्रोल था। रोजगार पर इवन मैं तो एक दिलचस्प है, कास्ट सेंसस का मसला अभी मैं तीसरे हिस्से पर आऊंगा तो वहां ये जुड़ेगा कि किन की गिनती।
पसमानदा मूवमेंट के लोग एक बात कहते हैं कि चाहे वो दिल्ली सल्तनत का दौर रहा हो, जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किताब में लिखा है कि निकाबत नाम का एक विभाग हुआ करता था जो इस बात की पड़ताल करता था कि हमारे दरबार में नीचे समझे जाने वाली जातियों के लोग कहीं ऊंचे पदों पर बन न जाएं मंत्री, ये वहां था। तो अब वो जो विभाग काम कर रहे थे कि कैसे ये चीजें इनके तक नहीं पहुंच पाए, ये चीज आपके नए भारत में होनी थी कि नहीं, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट ही नहीं, इक्वलिटी की पूरी कॉन्सेप्ट को हम रियल लाइफ में यानी वास्तविक तौर पर हम अपने नागरिक को देंगे, उसे शिक्षा भी मिलेगी, उसे रोजगार भी मिलेगा, उसे जमीनों के हक भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। केवल एक व्यक्ति एक वोट का मसला नहीं था, जिसको डॉक्टर अंबेडकर उस समय बहुत प्रसिद्ध वाक्य आप लोग सब जानते होंगे कि हम एक अंतर विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जहां एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार तो दे दिया, लेकिन इससे हर तरह की बराबरी नहीं आएगी। अगर राजनीतिक और आर्थिक गैर बराबरियां, सामाजिक गैर बराबरी बनी रही तो ये वाली बराबरी जो डेमोक्रेसी के नाम पर आप दे रहे हैं ये बहुत दिन तक नहीं चल पाएगी, लेकिन हम इसको भी इंजॉय कर रहे हैं, चल रही है। अब इसका बात ये समझनी है कि जब आप 1951 के बाद से जो पॉलिसी मेकिंग आपने किया, क्या उस पॉलिसी में कहीं भी कास्ट नहीं था? क्या जातियों को लेकर के आपने कोई नीति नहीं बनाई? हकीकत यह है कि आपकी तमाम नीतियां जाति के आधार पर बनी हैं और उनमें से जो एक वेग सा डेटा था उसका आप अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसे आप बिल्डअप किए, अब तो जो बन गया उसको भी कैसे गिराया जा रहा है। हम लोग विश्वविद्यालय में बैठे हैं, इस पर तो सब झेले हुए लोग हैं, लड़ रहे हैं उसके लिए कि भाई जो आइडिया ऑफ नेशन है जो आजकल खतरे में है, जिसको बचाने के लिए बहुत दावे हो रहे हैं, कई लोग वाकई लड़ रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, और कई लोग उसको लड़ता हुआ दिखना चाह रहे हैं। लेकिन उस पूरे आइडिया ऑफ नेशन को जो आपका बेसिक ये है कि वो जो इक्वलिटी थी वो कहां है, और उसके लिए आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसे होने चाहिए थे, तमाम चीजें कैसी होनी चाहिए थी, ताकि किसी की जेब में कितना पैसा इससे न तय हो कि उसको एजुकेशन कौन सी मिलेगी, कौन किस जाति का इससे तय ना हो कि उसकी जमीनें कितनी होंगी, उसको व्यवसाय में लोन कितना मिलेगा, उसको रोजगार कौन सा मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी डिबेट थी, आपने बिना डेटा के ये काम होने दिया। ये सबसे बड़ा एक उस आइडिया ऑफ नेशन या आइडिया ऑफ इंडिया जिसे कह लीजिए, उसको लेकर के ये देखिए पीछे का खेल ये था, जिसको उजागर करता है मंडल कमीशन। 1980 पहला काका कालेलकर कमीशन बनता है 1951 के आसपास, और उस कमीशन की अनुशंसाओं को भी अगर आप पढ़ेंगे तो वो भी एक सवाल उठाता है कि आपने बना तो दिया आर्टिकल 340 के आधार पर कि चलो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब को उनकी पॉपुलेशन पता थी क्योंकि सेंसस 31 का था, उसके बेस पर जितना उनकी पॉपुलेशन थी उनका उतना रिजर्वेशन दे दिया। एक तो दिलचस्प ये है कि कास्ट की हर बहस को रिजर्वेशन पर जाकर खत्म कर दिया जाता है। मामला रिजर्वेशन का नहीं है, वो लोग जो 15% थे, 7.5% थे, वो देश बनाने, चलाने और आगे बढ़ाने में कहीं नहीं थे। आपने सब बहस को रिजर्वेशन तक सीमित कर दिया। फिर भी चलो एक चीज मिली, हो रिजर्वेशन से बहुत कुछ मिला, लेकिन जब ओबीसी के लिए एक कमीशन बनाना था तो काका कालेलकर कमीशन अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद एक रिकमेंडेशन करता है जिसके लिए नेहरू से लोग मिलते हैं। उसमें एक शख्स का नाम था शिवदयाल सिंह चौरसिया, वो कानपुर के रहने वाले थे। और एक वाकया बता दूं, बहुत वक्त की पाबंदी तो नहीं है, बस 2-3 किस्सों के साथ बताना चाहूंगा। शिवदयाल सिंह चौरसिया ने 1928 में एक संगठन बनाया था, आदि हिंदू सभा। अभी हिंदू वाली बात जो सर कह रहे थे उसी को इससे इंटरलिंक करना चाहता हूं कि कौन है वो हिंदू जिसका राष्ट्र बनाना है। तो आदि हिंदू सभा करके जब चौरसिया जी ने और तमाम लोगों ने एक संगठन बनाया और उसमें कहा कि सारे हिंदू हैं जो यहाँ के लोग हैं, उनमें जो आदि हिंदू है, हिंदुओं में जो आदि हिंदू है, हम उनको एकजुट करेंगे। तो नॉर्थ इंडिया के ब्राह्मण लोगों ने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा हम तो हिंदू हैं ही नहीं, हम तो आर्य हैं। आज आप आर्य कह दीजिए तो आप जेल में जाएंगे। जबकि उनके लोगों ने उस समय भी कहा कि हम तो भाई भूरे बाल वाले हैं, हम तो वहां से आए हैं, हम आर्य हैं। ये थ्योरी किसने दी? ये किसी दलित पिछड़े आदिवासी ने तो नहीं दी। उसके बाद शिवदयाल सिंह चौरसिया और तमाम लोग जो पिछड़े और दलित तबके के थे, उनमें ज्यादातर लोग पिछड़े तबके के थे,
उन लोगों ने कहा जब तुम्हारी नजर में हम हिंदू ही नहीं है तो हम हिंदू अपना नाम क्यों रखेंगे। वो डिबेट पुरानी है कि हिंदू आइडेंटिटी क्या है। हम लोग तो हिंदी पढ़ाने वाले हैं, हम लोग हिंदू को हिंदी से जोड़ना तो नहीं चाहते, आजकल लोग जोड़ रहे हैं, लेकिन वहां हम कह रहे हैं भाषा ही आपकी हिंदी नहीं है, आपकी भाषा ही मिक्स है, आपके शब्द मिक्स हैं। कैसी हिंदी, वो अवधि ब्रज थी, वो देशज भाषाएं हैं, बोलियां हैं, आप उसको एक पहचान के अंदर पे कैसे बनाते हैं ताकि उसको हम सबके सामने ले जाएं। तो जो पहचान आपकी थी वहां तो आपने उसको माना नहीं, क्योंकि वो लोग जनेऊ संस्कार उनका नहीं होता था, इसलिए उनको आप पिछड़ा कह रहे हैं। तो पिछड़े की आबादी गिनने के लिए आपको काका कालेलकर कमीशन बना, और काका कालेलकर कमीशन में जब ये पूरा इनका प्रतिनिधिमंडल नेहरू से मिलता है उस जमाने में, तो वो एक बात कहता है अपने रिकमेंडेशन में कि 1961 की जनगणना में आप जातियों की गिनती कीजिए ताकि पता चले कि जिनको आप सवर्ण तबके में या SC ST में नहीं मान रहे उनकी आबादी कितनी है। ये सवाल जाति जनगणना का नया नहीं है, इसी में जुड़ता है मंडल कमीशन। 77 में बनता है कमीशन। अब इसमें तो फिर वही आइडिया ऑफ नेशन और आइडिया ऑफ इंडिया में जोड़ लीजिए कि आपको जब सब नागरिकों को बराबर बनाना था तो आप कमीशन बनाने में क्या क्या कर रहे थे। 1977 में जब इमरजेंसी और तमाम चीज़ें जाती हैं, समाजवादी धड़े और सोशल जस्टिस की पार्टियां आती हैं तो मंडल कमीशन बनाती हैं। 1980 की उसकी रिकमेंडेशन में वो साफ तौर पर दूसरे और तीसरे पन्ने पर कह रहे हैं कि कमीशन आप क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपको पॉलिसी बनानी है, इसीलिए तो आपको नंबर चाहिए, इसलिए आपने कमीशन बनाया। तो कमीशन के पास सोर्स क्या है उस डेटा को कलेक्शन का, वो सोर्स है 1931 की कास्ट सेंसस। इसलिए मंडल कमीशन ने अपने लेवल पर कुछ एक सर्वे किए और 31 के सेंसस, कास्ट सेंसस का डेटा लिया, इन दोनों को मिला करके उसने बताया कि इस देश में 52% आबादी पिछड़े वर्ग की है। और वो कमीशन अपने दूसरे और तीसरे पन्ने पर बाकायदे ये कह रहा है कि ऐसी कोई भी पॉलिसी जो ऐसे पुराने आंकड़ों पर बनेगी वो न्यायप्रिय नहीं होगी। और सीधे तौर पे वो कहता है कि आपको कास्ट सेंसस करानी चाहिए। फिर आपने वो बात भी नहीं मानी। अब आइए वो 90 के समय में एक चीज और वो उसमें जोड़ दे सर कि जैसे 90 के समय में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो कई गैर हिंदू धर्म के लोगों को भी रिजर्वेशन दिया गया, उसके पहले नहीं था उनके पास। अब वो जो बाकी धर्म, अभी आज ही मैं अपने कॉलेज में बैठा था और बड़ा दिलचस्प वाकया था, बात यही होने लगी। मैंने कहा जाना है जात जनगणना पर JNU में बात करने, तो वो तो पहले चुटकी उन्होंने लिया कि JNU में भी बात होती है क्या। तो मैंने कहा हाँ कुछ कुछ होती है, लोग बुलाए हैं, चलते हैं वहाँ। तो फिर बात होने लगी और उसमें से अधिकांश लोग मुस्लिम तबके के थे और बाकायदे वहाँ पर बात, मैंने थोड़ा सा बात की, बाकी बात तो वो उन लोगों की आपस में होने लगी कि हमारे यहाँ जाति नहीं है, जाति का कॉन्सेप्ट हमारे पूरे कल्चर के खिलाफ है। उनका पड़ोसी बोलने लगा कि क्या बात कर रहे हैं सर, वजू के लोटे तक हमारे यहां अलग अलग होते थे, हमारे मस्जिदें अलग अलग बनी। बाबा साहब जब धर्म परिवर्तन की बात सोच रहे थे तो सिखिज्म के बारे में भी सोचते हैं, बहुत आकर्षित हुए। सिख लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया था, बग्घी पे बिठाया था पंजाब में, और वहां भी जाकर जब पता चलता है कि यहां भी तो मामला वही है, वो जो धर्म के अंदर जाति का मामला है वो सिखों में भी है। और वो उभर के तब इस देश के बहुत सारे बुद्धिजीवियों को पता चला जब पहली बार पंजाब में एक दलित मुख्यमंत्री बनाया गया, तो क्या सिखों में भी दलित होते हैं। ट्विटर पर ट्रेंड करता है कि सिखों में कोई जाति नहीं होती, जाति तो ये है इस देश में। तो हर धर्म के लोगों में था, उसको मंडल कमीशन के समय रिजर्वेशन मिला। और वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट ये कह रही है कि हमको जितने सर्वे करने पड़े थे ना, उसके जो हमने क्वेश्चनायर बनाए थे, उसके हमने अलग अलग, सबके लिए अलग अलग क्वेश्चनायर बनाया था। मैं तो कहता हूं कि इस देश में बहुत साइंटिफिक अप्रोच से डेटा कलेक्शन का जो काम हुआ है वो मंडल कमीशन के समय हुआ। थ्योरी भी है, लॉजिक भी है और उसका एक सोल्यूशन भी है। और वो सोल्यूशन केवल रिजर्वेशन तक सीमित कर दिया गया। हम मंडल कमीशन को केवल ओबीसी को 27% रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं, और जबकि उसके आगे जो होना था वो असली मंडल कमीशन था। लैंड रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म, तमाम एम्प्लॉयमेंट और जो व्यवसाय की चीजें हैं, बड़े उद्योगों के सामने छोटे उद्योग, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, जो पेशे पिछड़े वर्ग के लोग करते थे, आपके 90 के बाद की पॉलिसी में तो जो नव उदारवादी नीतियां हैं उसमें तो हाथ के धंधे खत्म हो गए। तो जो हाथ के धंधे खत्म हो गए थे उनको आपने क्या दिया? उनको 2020 में देश में पहली बार एक नई शिक्षा नीति दी गई जिसमें कहा गया स्किल डेवलपमेंट के नाम पर हम टोटी बनाना, पंचर जोड़ना, बढ़ई का काम सिखाएं। अरे वो पीढ़ियों से करते चले आ रहे हैं, उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर और IAS PCS बनना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये किया जा रहा है।
क्यों ये सब चीजें सफल है? क्योंकि वो जो डेटा कलेक्शन था ना, वो भारी पड़ा था 52%। अगर वो डेटा न होता तो ये जो जातियां थी जो बटी हुई थी, अभी भी पॉलिटिकल लेवल पर इस डिस्कोर्स में आप जाएंगे, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बहुत कुछ है, क्योंकि उनका जो रिलेशन है गांव में भी, वो पिछड़ी जातियों का सबका एक जैसा नहीं है। ये भी तो एक सच्चाई है, तमाम पिछड़ी जातियों का अलग है, लेकिन उन सबको एक कौन किया? कमीशन की रिपोर्ट ने और डेटा ने। अब हम जब बात कर रहे हैं 2000 सन 1996-98 में फिर एक बार कोशिश हुई। देवगौड़ा जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, जिन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ओबीसी हूं, उनको कहने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपने कैबिनेट की बैठक में पास कर दिया था कि 2001 की जनगणना में हम कास्ट सेंसस भी कराएंगे। बिना ओबीसी क्लेम किए उन्होंने काम कर दिया था। अब तो ओबीसी क्लेम करने के बाद कैबिनेट में 27 ओबीसी, 12 दलित, और उसी समय SC ST एट्रोसिटी एक्ट आएगा सुप्रीम कोर्ट के आड़ में, उसी समय 13 पॉइंट रोस्टर आएगा, उसी समय एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों को पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, लेकिन बताया जाएगा कि मैं ओबीसी हूं। बताया जाएगा कि जो राष्ट्रपति बनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी जाति बताई जाएगी। किसने पूछा था जाति? तुम जातिवादी नहीं हो। ये जो जाति की राजनीति है, उसने किया क्या? उसने ये किया कि जो असली मांग थी उसको पीछे कर दिया और कुछ रबर स्टॉम्प को पॉलिटिकली यूज करने के लिए वहां ऊपर बिठा दिया। अब उसके बाद ये जो 2001 के सेंसस के पहले होना था, एक सेकुलर वामपंथी नहीं, सेकुलर दक्षिणपंथी कहा जाए, जिनको लोग बहुत पसंद करते थे उनके भाषणों के चलते कि बड़े प्यारे इंसान थे वो, अब वाले प्रधानमंत्री से अच्छे वो वाले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था जमीन समतल उमतल करनी होगी। पहली कैबिनेट में 3 फैसले, और जिनमें से पहला फैसला कि कास्ट सेंसस नहीं होगा 2001 की जनगणना में। क्यों नहीं होगा? कोई तर्क नहीं। अब ठीक 2011 में आते हैं, बस थोड़े में, ये हिस्ट्री चूंकि आप जानते हैं कि 2010 में पूरे देश में जो बहस हुई वो संसद के गलियारों तक पहुंची, और वहां जाकर के एक यूनानिमस डिसीजन होता है। और सर तो एक तथ्य जोड़ ही दिए कि आप तो उसमें थे कमेटी में, तो वो बहस कैसे हुई कि भाई हमको सेंसस में कास्ट के डेटा भी चाहिए, मांग तो ये हो रही थी। तो अब उसके लिए जब सब कुछ पास हो गया, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि संसद में जो निर्णय लिया गया है उसके उलट जाकर के अगली बार उनका ऑर्डिनेंस आ रहा है कि हम गिनती तो कराएंगे, लेकिन उसको सेंसस एक्ट के तहत नहीं कराएंगे। इतना बड़ा खेल इस देश में हुआ। यानी अब फिर वही बात है कि कौन कहां खड़ा है, किसके झंडे का रंग क्या है, कौन सेकुलर है, कौन हार्ड है, सॉफ्ट है, ये सब तो बहस होती रहेगी। इस वाले इशू पर वो कहां खड़े थे। और उसके बाद 2016 में जब उसके आंकड़े आते हैं, सर ने तो उसको कह ही दिया कि जो लोग उस कमेटी में थे उनको ही नहीं पता लगने दिया कि जातियों की गिनती क्या है, तो बाहर देश को क्या ही पता चलेगा। यानी आप आर्थिक आंकड़े दिए, जाति के आंकड़े नहीं दिए। मैं बार बार इसी पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि छिपाया क्या जा रहा है। बेसिक आर्गुमेंट हमारा यह है, आप कौन सी चीज है जिसको छिपाना चाह रहे हैं। अब वो आर्गुमेंट तो बहुत वेग और बहुत बहुत उथला हो गया ना कि जाति गिनने से जातिवाद बढ़ जाएगा। बिना जातियां गिने इस देश में जाति के नाम पर सबसे ज्यादा शोषण, अत्याचार, दमन, हिंसा, सब कुछ इस देश में हो रही है। और मैं तो जिस राज्य से आता हूं, उत्तर प्रदेश, जहां राम राज्य बिल्कुल उफान पर है, वहां सबसे ज्यादा ये जाति के नाम पर दमन हो रहा है। पूरी राजनीति जाति केंद्रित है, सब कुछ जाति के नाम पर करेंगे आप, लेकिन डेटा नहीं कलेक्ट करेंगे। तब जो 2011 में नहीं हो पाया, अब उसकी बात कोशिश की जा रही है, जिसके लिए 2018 में इनके जो तब के गृह मंत्री थे, अब जो कुछ और मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हमने तय कर लिया कि हम ओबीसी की गिनती करेंगे। यह भी एक जाल है। हम ओबीसी की गिनती क्यों करोगे भाई? SC ST की गिनती होती है, हम ओबीसी को भी गिन लेंगे, हो गई कास्ट सेंसस। नहीं, मैं तो एक और बात कहता हूं। पहले तो यह बात है कि कास्ट सेंसस का मतलब यह कि सबकी जाति गिनना है। ओबीसी की जानकारी हमें चाहिए नहीं। मंडल कमीशन बता चुका है। या तो आप कह दो कि मंडल कमीशन का डेटा गलत है। जब मंडल कमीशन कह रहा है कि 52% वो लोग हैं, तो उसके बाद अलग से क्यों गिन रहे हो? गिनना है तो सबकी गिननी है। और उसमें फिर आप कहो कि ये जो 15% लोग जिनको बिना किसी आंदोलन और मांग के 10% आरक्षण SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट के खिलाफ 2 अप्रैल के हुए भारत बंद के बाद झुकना जब पड़ा था उनको, उसके बाद अपने कोर वोटर को खुश करने के लिए वो रिजर्वेशन दिया गया, जिसे आज भी दक्षिण भारत में पेरियार की जमीन पर बाकायदे मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़िए। वो कह रहा है कि ये फेक है पूरा EWS का रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ही। और जितने PILs के खिलाफ डाले गए हैं वो सब पेंडिंग है।
रिजर्वेशन रेट्रोस्पेक्टिव लागू हो गया ईडब्ल्यूएस का। अच्छा एक बात बताइए, 2018-19 में एक रिजर्वेशन आ रहा है तो उसका बैकलॉग बन जाएगा क्या? ओबीसी और एससी एसटी का बैकलॉग ये देते नहीं, ईडब्ल्यूएस का बैकलॉग दे रहे हैं। प्रोफेसरशिप पर रिजर्वेशन ओबीसी को इसलिए नहीं दिया था क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के जो इनकम है वो 8 लाख से ऊपर हो जा रही है, वो क्रीमी लेयर में चले जा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन प्रोफेसर पर आपने कैसे दिया है? उसमें तो पर्सनल इनकम भी इंक्लूड है, लेकिन इस देश में वो भी हो रहा है आज के डेट में। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आया है रिक्रूटमेंट, तमाम यूनिवर्सिटी का, वहां प्रोफेसरशिप में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है। तो ये पूरी बहस को कैसे डाइल्यूट कर दिया गया। इसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर 21 में जनगणना में जाति नहीं गिनेंगे तो वो जो पॉलिसी मेकिंग है ना, जो आइडिया ऑफ इंडिया को इन टोटलिटी में सबका भारत बनाना था ना, वो नहीं बनेगा, इम्पॉसिबल है। ये मसला आज टीवी डिबेट में बैठकर कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं उसमें कुछ ताकतवर लोग हैं जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, इनको पता नहीं है कि अगर जाति जनगणना हो गई तो हो सकता है उनका आरक्षण छिन जाएगा। तो एक बात बताइए कि जिसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो कह रहा है कि जाति जनगणना कराओ भले आरक्षण छिन जाएगा, तो जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है वो विरोध क्यों कर रहे हैं? इस देश में जाति जनगणना के खिलाफ जितने आर्टिकल लिखे गए हैं उन सब की जातियां एक ही क्यों हैं? ये तो हमारा सवाल है भाई। आप क्यों डर रहे हो जबकि आपका कुछ छिनेगा नहीं? यानी जो लिख रहे हैं आपने कि हमारा कुछ नहीं छिनेगा, आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी, आपका आरक्षण छिन जाएगा, इसका मतलब कि छिनेगा आपका, जो सर ने अपने बातचीत में इशारा कर दिया था। 1% लोगों के पास 73% अगर इस देश का संसाधन कब्जा है तो हम ये जानना चाहते हैं वो 1% लोग किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस जगह रहने वाले हैं। उनको कहीं फिर से ये पूरा भारत बेच करके 256% मुनाफा कोविड के समय में अगर एक व्यापारी का बढ़ रहा है तो फिर ये कैसा आइडिया ऑफ इंडिया है? हमारा सवाल वहां जुड़ता है और कास्ट सेंसस का सवाल उससे जुड़ता है। आप पूरे देश को बेच करके, उसके रिसोर्स को बेच करके, उसकी लैंड की ऑनरशिप, इसका डिबेट है कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस रिजर्वेशन का मसला नहीं है। इस देश में कितने लोगों के पास कितनी जमीन है इसका सवाल है, कितने लोगों को लोन मिलता है बैंक से इसका सवाल है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 2021 की जनगणना में अगर जातियों की गिनती नहीं हुई तो हो सकता है आगे फिर जनगणना ही नहीं हो, फिर तो वो कह देंगे कि सबका डीएनए एक है तो गिनने की क्या जरूरत है भाई। वो तो इस पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं, और आखिरी बात, मैं ज्यादा समय ले रहा हूं, बस ये आखिरी बात, कि जो आइडेंटिटी आप बनाते हैं ना, आप पॉलिटिकल यूज के लिए एक रिलीजियस आइडेंटिटी बनाते हैं, बार बार उसको डीएनए तक ले जाके कहते हैं। हमें तो एक व्यक्ति सर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि भारत ही नहीं, इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं उन सब का डीएनए अगर आप चेक करेंगे तो वो मिलेगा एक ही, वो सब वही डीएनए। जब वही डीएनए था तो संस्कृत देववाणी थी और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को संस्कृत बोलने का हक नहीं था। कालिदास से लेकर के तमाम लोगों का लिटरेचर पढ़ लीजिए, हिस्टोरिकल फैक्ट है, उस पर नहीं जा रहा हूं मैं केवल ये बता रहा हूं कि आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते समय एक आइडेंटिटी को इतना ग्लोरीफाई करते हैं कि उसके भीतर के कंट्राडिक्शन को आप डाइल्यूट करना चाहते हैं, जबकि सेम टाइम पे आप उस भीतर के कंट्राडिक्शन को हवा देकर के आप एक को दूसरे से लड़वा रहे हैं। रिजर्वेशन का सारा हक ओबीसी में फला जाति ने ले लिया, दलितों में सब फला ने ले लिया। तो डेटा बता दीजिए, हम भी तो यही कह रहे हैं, डेटा बता दीजिए। ये है कास्ट सेंसस का मसला। अगर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट दो ही जगह पर रिजर्वेशन है तो डेटा तो उसके बाहर भी आपको मिलेगा कि फेलोशिप किसने कितनी पाई। ये फेलोशिप तक जाएगा, रिसर्च वर्क तक जाएगा, उसके बाद बैंक के लोन तक जाएगा। जो आप भाई, मैं भी तो ये पूछूंगा ना कि जनधन योजना में किसको किसको आपने पैसा दिया। अब तो आपसे पूछा जा रहा है कि मुसलमानों के नाम पर जितना घर बनना था उसका 18% भी घर का पैसा खर्च नहीं होता है। तो हो सकता है फेलोशिप जो एससी एसटी ओबीसी को मिल रही हो उसकी फेलोशिप को आपने काट दिया और बंद कर दिया, आप उस सारी फेलोशिप को बंद करते जा रहे हैं। तो कास्ट सेंसस बेसिकली आपकी एक आइडेंटिटी को भीतर से जो आप एक रंग में रंगना चाह रहे हैं उसको उजागर करेगा। तो दो वजह हैं जिसकी वजह से कास्ट सेंसस नहीं होने देना चाहते। पहली वजह यह है कि वो 3% लोगों ने 95% जगहों पर जो कब्जा कर लिया है ना, वो आंकड़ा इस देश के सामने आ जाएगा कि वो लोग कौन लोग हैं जो आज भी यूपीएससी से लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी तक, सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर तक 90 to 95% एक ही तबके के लोग क्यों हैं। इस देश में आज भी लैंड ओनरशिप, बिजनेस का मॉडल, टॉप 100 व्यवसाय उठाकर देख लीजिए, या पब्लिक सेक्टर को तो यूं ही बर्बाद कर रहे हैं वो। तो ये सवाल है, इसलिए वो
उसको नहीं उजागर होने देना चाहते, और दूसरा उनका पूरा पॉलिटिकल नरेशन जो गुब्बारा बना है ना, वो एक आइडेंटिटी पर बना है। जबकि अगर ये आखिरी बात है कि अगर सब हिंदू हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक एक जाति पर हजार हजार पन्ने की किताबों का शोध क्यों करवाया? कुर्मी, उसने उसका नाम दिया है कुर्मी हिंदू, कुशवाहा हिंदू, अहिर हिंदू। जब सब हिंदू थे तो ये जातियों के अलग अलग से आपने डेटा कलेक्शन क्यों किए? तो ये बात जो सर ने कही उसी को मैं जोड़ दे रहा हूं कि जातियों की संख्या उन्हें पता है जो जाति के नाम पर राजनीति करके उन्हें हिंदू आइडेंटिटी के भीतर कैद कर दे रहे हैं। कास्ट सेंसस एनिलेशन ऑफ कास्ट की तरफ जाएगा। बिना जातियों के गिने आप किसी भी तरह का जाति खत्म करने का कोई भी कॉन्सेप्ट है वो बेसलेस है। अगर आपको वाकई जाति खत्म करना है तो हर एक जाति का डेटा, हर एक जाति का पब्लिक डोमेन में रखिए, अपने आप बहस फिर उसके आगे। और आखिरी बात कि कास्ट सेंसस अल्टीमेट गोल नहीं है। कास्ट सेंसस तो एक प्राइमरी प्लेटफॉर्म है जहां से लड़ाई शुरू होगी। वो लड़ाई शुरू होगी जो नारा यहां पर लिखा हुआ है, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। मतलब ये जो एक आइडिया ऑफ इंडिया का वो हिस्सा जो गोडसे गोलवलकर हेडगवार के विचारों के नीचे दबा दिया गया, धन धरती और राजपाट, राजपाट का मतलब वो फ्यूडल टर्म में नहीं है, इस देश को चलाने में हिस्सेदारी, रिसोर्स में हिस्सेदारी और लैंड की ऑनरशिप, ये है वो, केवल रिजर्वेशन का सवाल नहीं है। यानी कि इस देश में वंचितों शोषितों का सवाल है कास्ट सेंसस। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आपको वाकई पॉलिसी मेकिंग करनी है, अगर आपको वाकई 1947 या 1950 की आधी रात को देखे गए ख्वाब को, जिसमें एक नया भारत बनना था, उसे वाकई ज़मीन पर उतारना है, तो ये आपकी ज़रूरत है कि आप कास्ट सेंसस कराएं। और उसके बाद वो डेटा जब आपके सामने होगा तब हम इक्वलिटी, समानता की वास्तविक लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए पॉलिसी मेकिंग से लेकर के नेशन बिल्डिंग तक बेसिक लॉजिक कह लीजिए, डेटा कह लीजिए, जो कुछ भी कह लीजिए, कास्ट सेंसस सबसे जरूरी चीज है और इसकी मांग इस देश में सबको करनी चाहिए। क्योंकि अगर 21 में जाति जनगणना के साथ जाति जनगणना नहीं हुई तो 1925 के बाद वाले भारत में पता नहीं क्या क्या होगा। फिर तो भूल ही जाइए कि कोई सेंसस होगी या कोई कास्ट सेंसस होगी। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत शुक्रिया।